रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अब मैं आज आपको सबसे पहले स्प्रिंग के बारे में समझाऊंगा। स्प्रिंग में कौन कौन सी एनर्जी होती है, स्प्रिंग जब ऑसिलेट करती है तो एनर्जी का कन्वर्जन किस तरह से होता है, किस समय स्प्रिंग की क्या वेलोसिटी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कल को जब आप आओगे एक बार मेरी एक वीडियो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को दोबारा देख के आना, क्योंकि कल मैं उससे आगे का पढ़ाऊंगा। तो यदि आप देख के आओगे, दोबारा से रिवाइज करके आओगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मेरे बेटा, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, जिसके आगे मास m अटैच्ड है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा आज, स्प्रिंग के बारे में सब कुछ जान जाओगे। इस समय स्प्रिंग ना स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब वो जगह है जिस समय स्प्रिंग के अंदर ना इलोंगेशन हो और ना कंप्रेशन हो। समझ में आ गया? अब यहां पर मैं इस स्प्रिंग को खींच देता हूं तो क्या होगा, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया बाय डिस्टेंस x। मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया। जब मैंने स्ट्रेच कर दिया तो ये वापस जाने के लिए एक फोर्स लगाती है, ये चाहती है कि वापस मीन पोजीशन पर जाए। जो फोर्स मैंने लगाया वो तो कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन जो फोर्स इसे मीन पोजीशन पे वापस ले जाना चाहता है वो कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स, या उसको बोलते हैं रिफॉर्मिंग फोर्स। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन होता है। यानी स्प्रिंग को कम खींचोगे तो वापस आने के लिए कम फोर्स तुम देखो बेटा, ये तो आप जानते हो ना कि यदि किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो वो छोड़ते के साथ ही वापस भागने की कोशिश करती है। बस जो फोर्स वापस लाने के लिए जिम्मेदार है वही है रीस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के। आपने यदि एक्स खींचा तो फोर्स जो होगा वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि कम खींचोगे तो वापस ले जाने के लिए कम फोर्स डेवलप होगा, ज्यादा खींच दोगे तो वापस ले जाने के लिए ज्यादा फोर्स डेवलप होगा, बहुत ज्यादा खींच दोगे तो वापस ले जाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स डेवलप होगा। ये जो फोर्स डेवलप होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन है। एक्स क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर इलोंगेशन। सर बोर्ड इज ब्लर। बेटा बोर्ड इज ब्लर। बोर्ड इज ब्लर। एक सेकंड, समझ में आ गए? तो वापस ले जाने के लिए जो फोर्स डेवलप होगा वहां तक समझा दिया। तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। ये के कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स, तो सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट। के कहलाता है स्प्रिंग, माइक ऑफ करिए बेटा। के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स कितना डेवलप होता है यहां पर, तो जवाब है के एक्स। यदि कम इलोंगेशन होगा, एक्स की वैल्यू कम होगी तो फोर्स कम होगा, एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। अब मेरे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैंने कल भी बताया था जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, वर्क डन है। भाई कोई भी एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। मैं इसे खींच के लाया, मैंने इसे छोड़ दिया, छोड़ते ही ये वापस भागा। पहले बता, वापस कौन लेके गया, मैं लेके गया या अपने आप गया? अपने आप गया। जो अपने आप जा रहा है उसमें कोई तो एनर्जी होगी, उसमें कोई तो एनर्जी होगी, यानी उसके अंदर कोई एनर्जी है। जब मैं इसे खींच देता हूं, याद रखो जिसमें एनर्जी होती है वो खुद वर्क कर सकता है। यदि मेरे में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो मैं बहुत ज्यादा वर्क कर सकता हूं, यदि मेरे में एनर्जी नहीं है तो मैं खुद चल भी नहीं सकता। तो स्प्रिंग को खींचा मैंने था, लेकिन मेरे छोड़ने पर गया अपने आप। यदि अपने आप गया तो इसमें एनर्जी थी, वो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं,
जितना ये वर्क कर सकता है वही वर्क डन है। तो वर्क होता है बेटा इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब कई बच्चे कहेंगे कि ये इंटीग्रल वाला क्यों लगाया। कल मैं देख बेटा, जो बच्चा मेरी हर बात सुनता है वो जानता है एक बात को कि वर्क के फॉर्मूला F इंटू एस तब लगाते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा तब लगाते हैं यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो। वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रल एफ डी एस तब लगाते हैं जब वर्क फोर्स वेरिएबल हो, जब फोर्स वेरिएबल हो। अच्छा, इसमें क्या हर बार एस लिखना जरूरी है बेटा? यदि डिस्प्लेसमेंट को एस की बजाय एक्स कह दें तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये एफ डी एक्स हो जाएगा। कई न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट को वाई कह देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को यदि वाई कहा तो ये भी वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा। सर बोल बेटा। सर वेटिंग रूम में बच्चे हैं। अरे वेटिंग रूम में टाइम से नहीं आते ये बच्चे सारा। भाई बैच स्टार्ट होने के बाद बस मैं 5 मिनट तक वेटिंग रूम में लिया करूंगा। ये खेल बना रखा है बच्चों ने, गंदे बच्चे, कुत्ता। तो वर्क का फॉर्मूला ये, चल वापस अपनी जगह पर। तो समझ में आ गया? तो ये नहीं है कि हर बार dx लिखना है, f dx लिखना है या f ds लिखना है। यदि डिस्प्लेसमेंट को r कहने लगे तो f dr भी लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को x कहने लगे तो f dx भी लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को y कहने लगे तो f dy भी लिखा मिलेगा। बेस स्ट्रॉन्ग करो, डिस्प्लेसमेंट को s कह रहे हो तो f ds भी मिलेगा। अच्छा, कई बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तब वर्क का फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी मिलेगा। ये कब लगेगा? याद है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। यदि मेरे बेटा फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कई बार ये आई कैप जे कैप और के कैप में दिए जाएंगे। और यदि आई कैप जे कैप के कैप में दिए जाएंगे तो फिर वर्क का फॉर्मूला लगेगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कुल मिलाकर के ये है कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अभी चैप्टर की शुरुआत है। बेस यदि शुरू से गड़बड़ हो गया तो दिक्कत होगी, इसीलिए मैं 2 मिनट फालतू समय लगाता हूं कि भाई याद रखना। और भाई कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं शीट्स में जितना लिखा है उससे ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। तो जैसे ही बैच खत्म हो वीडियो मेरे से मांगना। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है इंटरनेट से डाउनलोड अपलोड होने में, लेकिन उसी दिन मेरे से वीडियो मांग के अपने हाथ से अपने रजिस्टर पर खुद लिख के देखा करो, वो असली नोट्स तुम्हारे होंगे जो तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी लैंग्वेज में लिखे हुए होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है। कई बच्चे कहते हैं कौन सा वर्क? या तो कह दो कि स्प्रिंग को यहां से यहां तक खींचने में किया गया वर्क, जो मैंने इसे खींचने में वर्क किया वो एनर्जी बन के स्टोर हो गया। या कह दो कि जब हम इसे छोड़ेंगे तो स्प्रिंग इसे वापस ले जाने में जितना वर्क कर सकती है वो वर्क। भाई मैं स्प्रिंग को खींच के लाया था तो मैंने जितना वर्क किया था, जैसे मैंने स्प्रिंग को छोड़ा स्प्रिंग ने वापस जाते समय उतना ही वर्क कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चाहे तो यदि 2 तरह से डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन बाय अस इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, और या फिर जैसे ही मैंने छोड़ा ये कह सकते हो वर्क डन बाय स्प्रिंग इन रीगेनिंग द ओरिजिनल शेप। यहां तो एक हाथ लेना है एक हाथ देना है, मैंने स्प्रिंग को खींचने में जितना मैंने इसके ऊपर वर्क किया, वापस अपनी पोजीशन जाने में इसने उतना वर्क वापस कर दिया, तो ये आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब ये इंटीग्रल वाला क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स वेरिएबल था। फोर्स वेरिएबल कैसे है भाई? एक्स क्या है? इलोंगेशन। यदि एक्स की वैल्यू इलोंगेशन की वैल्यू 1 होगी तो फोर्स होगा के। इलोंगेशन यानी कि एक्स होगा 2 तो फोर्स होगा 2k। एक्स होगा 3 तो फोर्स होगा 3k। हर हाल में
फोर्स बदलता रहेगा, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बदलेगी तो फोर्स बदलेगा, और जो बदलता है वही वेरिएबल है। अब इंटीग्रल एफ की वैल्यू है बेटा के एक्स डी एक्स। तो के तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, रह गया इंटीग्रल एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल एक्स डी एक्स होता है बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास तैयार हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। कल मैंने बच्चों से कहा था जिसने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा वो मेरे से वीडियो ले लेना, 2 बच्चों ने मांगी। आज मैं कह रहा हूं जिसने डिफरेंशियल और इंटीग्रल नहीं पढ़ा वो मेरे से वीडियो मांग लेना, डिफरेंशियल इंटीग्रल की मेरे पे बहुत सारी बनी पड़ी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसे याद कर लो, यदि आप x खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। यदि आप बॉडी को y खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के वाई स्क्वायर। स्प्रिंग को r खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के आर स्क्वायर। अच्छा, सिर्फ स्ट्रेचिंग में नहीं, कंप्रेस में भी यही होता है। यदि आप स्प्रिंग को x स्ट्रेच करने की बजाय x कंप्रेस कर दे तो भी वो वापस आने की कोशिश करती है, दबी हुई स्प्रिंग खुलने की कोशिश करती है, तो भी इतना ही फोर्स लगाती है, तो भी इतना ही वर्क डन होता है, तब भी यही पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कि बेटा जो ये पोटेंशियल एनर्जी है स्ट्रेच होने पर भी उतनी है, कंप्रेस पर भी। यदि एक्स स्ट्रेच करो तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कंप्रेस करो तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आगे तो मेरे बेटा अगले स्टेप पर अब मैं पहुंच गया हूं इसमें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके आप अलग अलग जगह पर वेलोसिटीज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया कि एक स्प्रिंग है, मैंने उसे यहां तक खींच दिया, आर डिस्टेंस तक, यहां तक खींच दिया, ये कहलाएगा ए पॉइंट। कुछ भी नाम रख सकते हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल है, मैं इसे ए कह रहा हूं। फिर मैंने इसको छोड़ा, छोड़ करके थोड़ी देर में ये यहां पहुंच गया बी पॉइंट पर, और थोड़ी देर में वो यहां पहुंच गया सी पॉइंट पर। ठीक है, और फिर इसके बाद वो कंप्रेस हो गया। आप जानते हो ना स्प्रिंग ऑसिलेट करती है, ये सिलसिला चलता रहेगा। आपने इसे खींचा आर, छोड़ दिया, पहले एक बार ये मीन से आगे निकल जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, यहां से आगे नहीं जाएगा। शुरू में यदि मैंने आर खींच के छोड़ा है तो आर से आगे कभी नहीं जाएगा, इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा, फिर थोड़ा कम होते होते बाद में रुक जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन इसे रोक देता है। तो मेरे बेटा इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ए कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन। जब ये वापस चला बी पर तो बी कहलाता है इंटरमीडिएट पोजीशन। क्या कहलाता है बी बेटा? इंटरमीडिएट पोजीशन। फिर ये और आगे गया, पहुंच गया वो सी पर, ये कहलाता है मीन पोजीशन। फिर और आगे गया, यहां जाके रुका, यहां खींचा था, मीन से आगे जाके रुका, जहां जाके रुका वो फिर से कहलाती है अदर एक्सट्रीम पोजीशन। अदर एक्सट्रीम पोजीशन समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग का सबने देख रखा है, कोई नई चीज तो बता नहीं रहा। स्प्रिंग को खींचा, अभी मैंने छोड़ा नहीं, अभी मैंने इसको यहां पर पकड़ रखा है, तो मेरी बॉडी कहां है? एक्सट्रीम पर। जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस भागेगी, पहुंचेगी इंटरमीडिएट पर, फिर और आगे भागेगी, पहुंचेगी मीन पोजीशन पर, लेकिन मीन पर रुकेगी नहीं, इनर्शिया के कारण आगे चली जाएगी। और यदि इनर्शिया से आगे चली जाएगी तो जहां जाके रुकेगी वो कहलाती है अदर एक्सट्रीम पोजीशन। अदर एक्सट्रीम पोजीशन से फिर भागेगी वापस,
और आके रुकेगी फिर से पुरानी एक्सट्रीम पोजीशन पर और फिर वापस वहां जाएगी और इस तरह से ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। अब मुझे पता लगाना है कि इंटरमीडिएट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, और इसके लिए मैं लगाने जा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहलाता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑन स्प्रिंग। तो सबसे पहले एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर था, यहां पर मैंने पकड़ रखा था, मैंने छोड़ा नहीं था, उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या थी? तो जवाब है 0, जब आपने छोड़ा ही नहीं उस समय। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी बताया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन इसे तो आर खींच रखा है, तो हाफ के आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी थी 0, मैंने अभी छोड़ा ही नहीं, अब छोड़ दिया, जब छोड़ूंगा तो फिर आगे चलेगा, लेकिन इस पॉइंट पर जब तक छोड़ा नहीं था, पकड़ रखा था, तो काइनेटिक तो 0 थी। पोटेंशियल हाफ के आर स्क्वायर, इस आर को कहते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई मेरे बेटा? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम यानी 0 और हाफ के आर स्क्वायर का सम। तो 0 और हाफ के आर स्क्वायर का सम हो जाएगा हाफ के आर स्क्वायर। ये है टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी एट ए। ये काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब एट इंटरमीडिएट पोजीशन, एट इंटरमीडिएट पोजीशन जब ये यहां पहुंच गया बी पर, यहां पर, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो जवाब है बी पर पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो ये एक्स खिंचा हुआ है, अब ये आर के बराबर तो स्ट्रेच है नहीं, अब ये आर से कम स्ट्रेच है, कितना स्ट्रेच है? एक्स, और यदि ये एक्स स्ट्रेच है तो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या मैं इतनी नॉलेज से स्पीड निकाल सकता हूं? बेटा बिल्कुल। बी पॉइंट पर पोटेंशियल मिल गई, अब बी पॉइंट पर टोटल कितनी होगी? तो एक बात याद रख, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टोटल एनर्जी जितनी ए पर थी, टोटल एनर्जी उतनी ही बी पर होगी। ए पर टोटल एनर्जी थी हाफ के आर स्क्वायर, तो यहां भी टोटल एनर्जी होगी हाफ के आर स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हाफ के आर स्क्वायर होगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बी पर? तो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दो, है मेरे बेटा, टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दो, थोड़ा ऊपर का मिटा दूं, टोटल में से यदि पोटेंशियल माइनस कर दिया तो बच गई आपकी काइनेटिक। टोटल वक्त याद रखना, टोटल एनर्जी कितनी है बेटा? हाफ के आर स्क्वायर। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी होगी? टोटल एनर्जी यानी कि हाफ के आर स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वो यहां पर क्योंकि एक्स इलोंगेशन है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी बेटा हाफ के आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी एट बी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब यदि काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो वेलोसिटी भी मिल जाएगी इंटरमीडिएट पोजीशन पर। कैसे? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, जहां v क्या है? वेलोसिटी एट इंटरमीडिएट पोजीशन। हाफ से हाफ साफ, m नीचे आ गया, v स्क्वायर आ गया, v की वैल्यू होगी अंडर रूट
यही वेलोसिटी का फॉर्मूला है। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला? k/m r² माइनस x²। आगे समझ में? ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं, जिसमें आपसे कहेंगे कि एक स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ा, जब वो आगे चला 3 सेंटीमीटर स्ट्रेच रह गया, तब वेलोसिटी बताओ। तो वहां पे यही कंसेप्ट लगेगा। क्या कंसेप्ट लगेगा कि बेटा वेलोसिटी का या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो ये याद रखना टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अब इसके बाद आता है बेटा एट सी। सी का मतलब इंटरमीडिएट पोजीशन, सॉरी मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है, ये तो पूछो ही मत। टोटल एनर्जी यदि एक बार हाफ kr² हो गई तो हर बार हाफ kr² ही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx², जहां x क्या है, इलोंगेशन। लेकिन यहां तो इलोंगेशन है ही नहीं, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। इलोंगेशन कितना किसे कहते हैं कि नेचुरल लेंथ से कितना खिंचा हुआ है। यदि मैं कहता हूं x की वैल्यू 1 तो मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर खिंचा हुआ है। यदि हम कहते हैं इलोंगेशन x = 5 तो मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर खिंचा हुआ है। लेकिन इस वाली सिचुएशन में तो पार्टिकल है ही मीन पोजीशन पर, और यदि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो इलोंगेशन या कंप्रेशन तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू 0। और यदि x ही 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी 0। अब आता है काइनेटिक एनर्जी C पर। तो काइनेटिक कैसे निकलेगा? टोटल में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो, हाफ kr² में से 0 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ kr²। अच्छा, ये फॉर्मूले आ गए। अब इसमें वेलोसिटी निकालने को आ जाए तो वेलोसिटी का अलग से फॉर्मूला मत लगाइएगा। काइनेटिक एनर्जी याद रख लो बस। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² कह देना। हाफ mv²। हाफ से हाफ साफ, m नीचे आ गया, अंडर रूट ले लो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया। ये मैंने स्प्रिंग के बारे में सब बताया। अभी ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूले याद नहीं हुए होंगे, फॉर्मूले आपको टाइम लगेगा तैयार करने में, लेकिन एक बार क्विक रिकैप ले लेता हूं और ओरली मतलब लिखूंगा मिनिमम, बताऊंगा मैक्सिमम। सबसे पहले एट एक्सट्रीम, ध्यान से सुनते रहना, एक तरह से हल्का फुल्का सा रिवीजन है। मुझे बताइए कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो जवाब है 0। पोटेंशियल एनर्जी हाफ kr², क्योंकि r खिंचा हुआ है। शॉर्टकट मारूंगा, आप सारे नहीं लिख रहा। टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हाफ kr²। अब आ जाओ एट इंटरमीडिएट। यहां पर सबसे पहले शुरुआत टोटल एनर्जी से ही करता हूं। टोटल एनर्जी असल में हर जगह सेम रहती है, तो टोटल एनर्जी है हाफ kr²। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि x इलोंगेशन है तो हाफ kx²। तो काइनेटिक एनर्जी, मेरे बेटा फॉर्मूला रखने की जरूरत क्या है? टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दो, हाफ kr² में से हाफ kx² माइनस कर दो, तो हाफ kr² माइनस x²। आ गया। और यदि वेलोसिटी निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² के बराबर रख के v निकाल लो। फिर आ जाओ मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी हाफ kr²। पोटेंशियल एनर्जी 0।
क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है और एक्स 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी, तो जवाब है टोटल माइनस पोटेंशियल, टोटल माइनस पोटेंशियल यानी हाफ के आर स्क्वायर माइनस 0। तो ये आ जाएगा हाफ के आर स्क्वायर। बेटा आवाज साफ ना आ रही हो तो बता देना। मैंने बताया ना 1-2 दिन से थोड़ा गला बैठा बैठा सा हो रहा है, तो थोड़ा चिल्लाना पड़ रहा है मुझे, गले पे लोड पड़ रहा है। हो जाएगा 1-2 दिन में ठीक। वो चक्कर है, हल्का सा आराम होता है, फिर बैच लेने लगता हूँ, फिर बैच थोड़ा डाउन हो जाता है। मेरे बेटा ये फॉर्मूले ग्राफ के रूप में बताता हूं मैं। तुम्हें मालूम है एक मीन पोजीशन होती है और 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है। जब स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हो तो वो एक्सट्रीम से जाता है मीन पर, मीन से एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम से मीन पर, मीन से एक्सट्रीम पर। जब वो एक्सट्रीम पर होता है एक्सट्रीम पर, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। पहले मैं काइनेटिक का ग्राफ बना रहा हूं क्योंकि एक्सट्रीम पर रुका रहता है। मीन पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, मीन पर हाफ के आर स्क्वायर, कितना, हाफ के आर स्क्वायर, और एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम पर फिर काइनेटिक एनर्जी 0। तुम देखो पेंडुलम कह रहा हूं, स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा, एक्सट्रीम पे जाके तो रुकेगा, फिर वापस आएगा। यदि वो रुका नहीं, आगे चलता चला गया, तो फिर वो एक्सट्रीम कैसा, पहले एक्सट्रीम पे जाएगा, रुकेगा, एक्सट्रीम पे यहां आएगा, रुकेगा, फिर एक्सट्रीम पे यहां जाएगा, रुकेगा। यदि हर एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकेगा तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0। ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। एक्सट्रीम पर 0, मीन पर हाफ के आर स्क्वायर, एक्सट्रीम पे 0। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर है हाफ के आर स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम, मीन पे है 0 यानी उल्टा चलता है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर हाफ के आर स्क्वायर यानी इसके बराबर, मीन पर 0, एक्सट्रीम पर हाफ के आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन था, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का। जब पोटेंशियल घटती है काइनेटिक बढ़ती है, और जब काइनेटिक घटती है तो पोटेंशियल बढ़ती है। लेकिन टोटल एनर्जी शुरू से आखिरी तक हाफ के आर स्क्वायर रहेगी। टोटल एनर्जी का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, ना कभी वो ऊपर गया ना नीचे गया, टोटल एनर्जी उतनी रही। तो ये ग्राफ कहलाता है एनर्जी वेरिएशन का ग्राफ। क्या कहलाता है ये ग्राफ? एनर्जी वेरिएशन का ग्राफ। समझ में आ गया? सर, मेरे बेटा एक बात, बोलो बेटा। सर एक बार बता दो ये वाला ग्राफ एक बार। मुझे ये बताओ फॉर्मूले, आप एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी खुद आपसे ही बनवाता हूँ, मुझे बताओ एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर 0, मीन पर कितनी है? हाफ के आर स्क्वायर, हाफ के आर स्क्वायर, और एक्सट्रीम पर 0। 0। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बन गया। ओके अब सर। पोटेंशियल वाला तुमसे ही बनवा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर कितनी है? हाफ के आर स्क्वायर, हाफ के, और पोटेंशियल एनर्जी मीन पर 0। बोलते रहो। और एक्सट्रीम पर, हाफ के आर स्क्वायर, और टोटल एनर्जी ना बढ़ी ना घटी, हर जगह सेम रही। हाफ के आर स्क्वायर। हाफ के आर स्क्वायर। सिंपल ग्राफ है। अगला तो ये मैंने ग्राफ भी बता दिया। स्प्रिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, छूटेगा नहीं। और सिर्फ 11th की बात नहीं कर रहा, अभी जब मैं स्प्रिंग के न्यूमेरिकल अपने पास वाले भी करा दूंगा, तुम दुनिया की कोई भी बुक उठा लेना, सबके सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते कंसेप्ट ठीक से सीखें। फॉर्मूला रटा नहीं है, लॉजिक रटा नहीं है, लॉजिक समझ लिया है,
तो कहीं के भी कर सकते हो। तो ये स्प्रिंग की कंप्लीट थ्योरी थी। अगले नंबर पर मैं तुम्हें एक केस और करवाता हूं। कई बार वो कहते हैं कि एक पेंडुलम को हमने थीटा नॉट एंगल तक घुमा दिया और छोड़ दिया। यहां तक पेंडुलम को घुमाया, छोड़ दिया। जब ये यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जब ये यहां पहुंचेगा वेलोसिटी क्या होगी। तो वो भी लगे हाथों करवा ही देता हूं। और कल के लिए होमवर्क बता दिया बेटा, कल जब आप पढ़ने आओगे तो मेरे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन वाली मैं रीसेंड कर दूंगा ग्रुप में, यदि आप कहोगे तो। भेजी भी है ऑलरेडी, लेकिन उनको पढ़ के आओगे बेटा, ढंग से पढ़ के आना, क्योंकि उससे आगे का बताऊंगा। तो इस टॉपिक को समझना है तो एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है मैं प्रूफ करके दिखा भी चुका हूं 2 दिन पहले, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। यदि एल लेंथ के पेंडुलम को थीटा एंगल घुमा दिया जाए, थीटा, तो उसकी हाइट हो जाती है, ध्यान से सुन रहे हो, यदि पेंडुलम को थीटा एंगल घुमा दिया जाए तो हाइट हो जाती है एल माइनस एल कॉस थीटा। यहां से उसकी हाइट होगी एल माइनस एल कॉस थीटा। यदि इसे थीटा नॉट घुमा दिया तो थीटा नॉट लिख दो, अल्फा एंगल घुमा दिया तो कॉस अल्फा लिख दो। अब ये आया कैसे, ये भी एक बार फिर से बता देता हूं प्रूफ। बेटा मान लो आपने ये ऊंचाई h है जो निकालनी है, ये भूल जाओ कि ये कोई फॉर्मूला है, ये h निकालना है। यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यदि ये h तो ये भी h, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया h। अब यदि ये h तो ये हिस्सा l माइनस h। पेंडुलम की पूरी लेंथ क्या थी l, तो ये लेंथ क्या होगी l माइनस h। और ये क्या है l, भाई पेंडुलम की फुल लेंथ जितनी यहां थी उतनी यहां होगी। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से l माइनस h अपॉन l, l माइनस h अपॉन l, l माइनस h अपॉन l इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो l माइनस h इज इक्वल टू l कॉस अल्फा। तो h किसके बराबर आ जाएगा, इसे उधर ले जाओ, l माइनस l कॉस अल्फा। l कॉमन ले लो या ना ले लो, 1 माइनस कॉस अल्फा। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया करना, न्यूमेरिकल में भी और डेरिवेशन में भी। पेंडुलम को थीटा एंगल घुमा दिया तो हाइट l माइनस l कॉस थीटा। पेंडुलम को थीटा नॉट एंगल घुमा दिया तो हाइट l माइनस l कॉस थीटा नॉट। हाइट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आगे अच्छा, एक चीज और, जिन्होंने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है वो बेटा पुराना सिलेबस भी फटाफट कवर करना शुरू कर दो, क्योंकि वर्क एनर्जी के न्यूमेरिकल में लॉज ऑफ मोशन के और वेक्टर के कंसेप्ट का यूज होगा। मेरे से तुरंत कांटेक्ट करके पुराने की भी स्टार्टिंग ढंग से तरीके से शुरू कर दो, बिना उस कंसेप्ट के यहाँ पर फिर दिक्कतें ना आ जाए। मेरे बेटा मेरा डेरिवेशन है, अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रयोग करूंगा सिंपल पेंडुलम पर। मैं ये पता लगाऊंगा कि यदि एक सिंपल पेंडुलम को थीटा नॉट एंगल तक घुमा के, मास है m, लेंथ है l, छोड़ा जाए तो क्या होगा। मेरे बेटा होगा क्या, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। ये है एक्सट्रीम, ये है बी, ये है एक्सट्रीम। ये कौन सी है, यानी कि इसमें 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये भी एक्सट्रीम और ये भी एक्सट्रीम, और ये है मीन पोजीशन। अब जिस बच्चे ने मेरे हाइट वाले फॉर्मूले को सुन लिया, अच्छा पेंडुलम का होता क्या है, एक बार एक्सट्रीम पे जाता है रुकता है, फिर एक्सट्रीम पर आता है रुकता है, फिर एक्सट्रीम पर जाता है रुकता है, ये सिलसिला चलता रहता है। यदि मैं कहूं एट एक्सट्रीम, ध्यान से
होश हो हवास में काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर क्या होती है? 0, क्योंकि वो एक्सट्रीम पर जाकर रुकता है फिर वापस आता है। पोटेंशियल एनर्जी यहां जमीन से ऊंचाई बढ़ रही है, जमीन से हाइट बढ़ती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो यहां पोटेंशियल होगी mgh। लेकिन h तो पता ही नहीं, कौन कह रहा है नहीं पता? यदि मैं इस पूरे एंगल को थीटा नॉट कह रहा हूं तो मैंने पहले ही बता दिया था हाइट जो होगी L1 माइनस कॉस थीटा नॉट होगी, L माइनस एल कॉस थीटा नॉट में से L कॉमन आ गया। क्या होगी हाइट? क्या है ये? लिखी तो नहीं रहा, फिगर में हॉस पॉज हो जाएगी। हाइट होगी L माइनस एल कॉस थीटा नॉट, L कॉमन, तो हाइट ये है, तो mgh। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? जीरो, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम यानी कि बेटा mgl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट ही आ गया। ये है एक्सट्रीम पर काइनेटिक, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल और एक्सट्रीम पर टोटल। अब एक बात अपने दिमाग से मत निकालना, टोटल एनर्जी हर जगह यही रहेगी। अब यदि हम कहें एट इंटरमीडिएट पोजीशन, थोड़ी देर बाद पेंडुलम यहां आ गया थीटा एंगल पर, उस समय एनर्जी क्या है, पोटेंशियल क्या है, टोटल क्या है? अब एक्सट्रीम पे से नजर हटा लूं, अब वो यहां आ गया है थीटा एंगल पर, पहले थीटा नॉट एंगल पर था, अब थीटा एंगल पर है। ये इंटरमीडिएट है, ना ये मीन है ना एक्सट्रीम। जो मीन और एक्सट्रीम के बीच में कोई भी बाकी पोजीशन होती है वो सब क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट। क्या कहलाती है बेटा? इंटरमीडिएट। अब जरा बताओ, इंटरमीडिएट पर सबसे पहले टोटल ही लिख लो, क्योंकि टोटल तो हर जगह वही रहेगी, mgl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट हो गई इंटरमीडिएट पे टोटल। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होती है? mgh। लेकिन अब जब यहां की पोटेंशियल निकाल रहे हो तो यहां वाली हाइट लिखनी पड़ेगी, और यहां वाली हाइट L माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि अब नया एंगल थीटा है। भाई यहां वाली जो हाइट थी L माइनस एल कॉस थीटा नॉट, क्योंकि पेंडुलम थीटा नॉट घुमा हुआ था, और यहां वाली हाइट L माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि अब ये थीटा एंगल घुमा हुआ है, तो L1 माइनस कॉस थीटा। और जो समझदार है ना वो तो मेरे से आगे आगे सोच के वेलोसिटी तक पहुंच गए। काइनेटिक एनर्जी टोटल माइनस पोटेंशियल, और टोटल माइनस पोटेंशियल यानी mgl तो कॉमन, शॉर्टकट मार देता हूं, दिस माइनस दिस। जब ये कॉमन आ जाएगा खुद करके देख लेना, ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट बचेगा। भैया साइंस के स्टूडेंट हो, अब इतना थोड़ी बताऊंगा, 11th में कर लेना, इसमें से इसे माइनस खुद करना, रजिस्टर पे ही आ जाएगा। अब यदि आपसे स्पीड पूछने लगे तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² रख दोगे, और जैसे काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² रखते हो तो m से m कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट ले लेना। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, निकल गई वेलोसिटी। तरीके सिखा रहा हूं, करिएगा। एक बार बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? तो जवाब है mgl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। आ गया? अच्छा, यदि कई बार कहते हैं इस जगह पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना हो, मेरी बात सुन, अभी निकाल रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²,
एम मत काटो, हाफ का 2 ऊपर ले आओ और एल को नीचे ले जाओ। लेफ्ट साइड क्या है, एम वी स्क्वायर अपन एल। अरे मेरे लाल, एम वी स्क्वायर अपन एल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो है। कई बच्चे कहेंगे नहीं सर सेंट्रीफ्यूगल होता है एम वी स्क्वायर अपन आर। तो इसकी रेडियस जो इस पेंडुलम की लेंथ है वही तो रोटेशन की रेडियस है। तो यहां पर रोटेशन की रेडियस है एल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ये महसूस करेगा एम वी स्क्वायर अपन एल, और एम वी स्क्वायर अपन एल की ये वैल्यू है। तो भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यही वैल्यू है, तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी निकाल सकते हो। बगैर देखे करके देखे एक बार, अटकोगे तो पक्का जिंदगी में पहली बार 11th कर रहे हो, मुझे लगता तो ऐसा ही है। तो अटकोगे परेशान मत हो ना, हंस लेना कि अभी 2-3 बार तैयार करने की जरूरत है। जिस दिन बिना देखे पूरा करने लगे तब आएगा मजा। और परसों जो टेस्ट होगा सैटरडे को, मैं जानबूझ करके उसमें लॉज ऑफ मोशन वगैरह कुछ नहीं डालना, सिर्फ वर्क एनर्जी पावर की जो 6 वीडियो कराई है वो, और जो लाइव क्लास में पढ़ाई है थ्योरी वो, इससे बाहर कुछ नहीं दूंगा। फायदा क्या होगा, मेरा लालच क्या है, इस बहाने आप पक्का तैयार कर लोगे। तो परसों के टेस्ट का सिलेबस बहुत कम है, सैटरडे के टेस्ट का सिर्फ आपको जितना अभी तक वीडियो या थ्योरी से या डायरेक्ट पढ़ाया है बस उतना तैयार करना है। जो टॉपिक मैंने नहीं छुआ आप छूना मत। अब आता है एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जब ये यहां पहुंच गया तो मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी सबसे पहले लिखा कर, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है, चाहे यहां हो या यहां हो, चाहे कहीं हो। तो टोटल एनर्जी एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, टोटल एनर्जी हो जाएगी बेटा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। लेकिन मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, लोएस्ट पोजीशन हाइट 0, हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। काइनेटिक एनर्जी टोटल माइनस पोटेंशियल, दिस माइनस दिस, तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो ये हो जाएगा बेटा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तीनों आ गए। अब यदि वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी को रख देना हाफ एम वी स्क्वायर। समझ गए यार, अब m से m काट देना, 2 ऊपर ले जाना, अंडर रूट ले लेना, वेलोसिटी आ गई। दोबारा से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, mgl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। यदि कहे कि मीन पोजीशन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछे तो काइनेटिक एनर्जी निकाल के करना। मीन पोजीशन पर सेंट्रीफ्यूगल निकालना पड़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी को रखना हाफ एम वी स्क्वायर। मास काटना मत, उल्टे एल को नीचे ले आना और हाफ को ऊपर ले जाना, यानी 2 कर देना। एम वी स्क्वायर अपॉन एल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो भैया ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अभी तक के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग वाला भी और ये वाला भी। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, हाँ जी
अब आते हैं, कई बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे देते हैं और वर्क डन पूछते हैं। टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, या फिर इसे कह सकते हैं वर्क डन बाय ग्राफ। मेरे बेटा एक बात बताओ, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, उसी का केस ले रहा हूं, यदि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल है dx, तो वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा dw। तो dw का फॉर्मूला है f dx। यहां पर जिसने डिफरेंशियल नहीं किया वो चाहो तो वीडियो ड्रॉप कर दो, क्योंकि अब थोड़ा सा डिफरेंशियल और इंटीग्रल का आएगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा, बाद में देख लेना। इतना डिफरेंशियल की वीडियो मांग लो मेरे से। dw हो गया f dx और इंटीग्रल dw हो गया इंटीग्रल f dx। अब सारे बच्चे जानते हैं इंटीग्रल dx क्या है x, इंटीग्रल dy क्या है y, तो इंटीग्रल dw क्या है w, तो इंटीग्रल dw है w इंटीग्रल f dx। अब मैं आपको बताता हूं कि तो मेन मुद्दा यह है कि dw का फॉर्मूला है f dx। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्मॉल वर्क डन होगा। मैं यदि आपको ग्राफ देता हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और वो एक वेरिएबल ग्राफ है, जरा ध्यान से सुनना। आप इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप काट लीजिए, बाल से भी पतली। अब मैं यदि बाल से भी पतली हेयर लाइन थिन बनाऊंगा तो आपको तो दिखना बंद हो जाएगा। तो मैंने अच्छी खासी चौड़ी बनाई है। ये थिकनेस, ये डिस्प्लेसमेंट इतना कम है कि आप इसे dx कह सकते हो। आपको बता रखा है dm क्या है, वेरी स्मॉल मास, dx क्या है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल है, चौड़ाई बहुत ही कम है, इसकी हाइट है f। यदि मैं कहता हूं एरिया ऑफ स्ट्रिप बताओ, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है f, ब्रेथ है dx, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा f dx। लेकिन f dx तो है dw, यानी कि एरिया ऑफ स्ट्रिप स्मॉल वर्क डन है, यहां से यहां तक ले जाने में किया गया वर्क। यदि मैं कहूं इस स्ट्रिप का एरिया, तो जवाब है यहां से यहां तक ले जाने में किए गए वर्क के बराबर होगा। इस स्ट्रिप का एरिया यहां से यहां तक ले जाने में किए गए वर्क के बराबर होगा। इस स्ट्रिप का एरिया यहां से यहां तक ले जाने में किए गए वर्क। तो यदि मैं इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स बना दूं, बाल से भी पतली, ये लिखना कैसे है वो शीट में लिखा हुआ है, आपको जो नोट्स दिए हुए हैं पीडीएफ उसमें लिखा हुआ है। यहां से यहां तक लाने का वर्क, इससे नीचे का एरिया, यहां से यहां तक लाने का वर्क, उससे नीचे का एरिया, यहां से यहां तक लाने का वर्क, उससे नीचे का एरिया, यहां से यहां तक लाने का वर्क, उससे नीचे का एरिया। और यदि मैं सारा वर्क निकालना चाह रहा हूं तो सभी स्ट्रिप के एरिया जोड़ दो, तो टोटल सभी स्ट्रिप के एरिया ऐड कर दो, तो सारे वर्क ऐड हो करके आ जाएगा टोटल वर्क। यानी बेटा टोटल एरिया यदि आप निकाल लो अंडर द ग्राफ, टोटल एरिया निकाल लो तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया से मिलता है वर्क डन। तो जब भी वेरिएबल फोर्स होते हैं, यदि आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाए एग्जाम में कि भाई ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, पहले फोर्स बढ़ता गया फिर घटता गया, वर्क डन बताओ, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लाना। बिल्कुल याद नहीं, जैसे आपने शुरुआती चैप्टर में भी करे थे कि पोजीशन, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसी तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा से मिलता था वेलोसिटी। तो एक चीज और याद करके डाल लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, फोर्स और पोजीशन का जो ग्राफ है, उसमें एरिया से मिलता है वर्क डन।
वर्क डन है एरिया अंडर द ग्राफ। तो वेरिएबल फोर्स जब होगा तो या तो वर्क डन निकलेगा इंटीग्रेशन से और नहीं तो वर्क डन निकलेगा एरिया अंडर द ग्राफ से। तो मेरे बेटा आज मैंने आपको 3 टॉपिक कराए हैं, एक स्प्रिंग वाला रिवाइज करने के लिए दे दिया, पेंडुलम वाला, और तीसरे नंबर पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। इन तीनों को अच्छी तरह से तैयार करो। कल तक जितना भी पढ़ा दूंगा वो परसों यानी सैटरडे के टेस्ट का सिलेबस होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओके बाय सर। ओके बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा।